जी। वो मुझे ना बाद में आइडिया हुआ था कि पेशेंट ने मुझे एलएमपी गलत बताई थी, वो एलएमपी के अकॉर्डिंग अनश्योर ऑफ डेट्स थी, लेकिन वो जैसे जुबानी बता रही थी ना कि मेरा 8वें महीने का ना दूसरा हफ्ता है, उसी हिसाब से उसकी फंडल हाइट ठीक बनती थी। लेकिन मेरी बात सुनो, पेशेंट ही 2 बातें बता रही हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी बात ठीक है? वो मैडम फंडल हाइट के साथ अप्रोक्सीमेट कर रही थी, फिर जब उन्होंने मुझे एट द एंड मैनेजमेंट वाले ने एंड पे स्कैन एक दिया ना, अर्लीस्ट स्कैन एक 16 वीक वाला था, वो उन्होंने मेरे आगे रखा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो वैसे ही बन रही थी जैसे उसने बताया था ना कि 8वें महीने का दूसरा हफ्ता और 34 की ही फंडल हाइट थी। नहीं, दिस इज नॉट एक्चुअली गुड उसके अप्रोच। 16 वीक वाले नहीं साइमा, ऐसे ये अप्रोच ठीक नहीं है। आप पेशेंट की दूसरी बात ठीक थी, वो कोरिलेट कर गई, वो फंडल हाइट को जो भी फंडल हाइट को तुक्का मार के उसकी एलएमपी निकल आए, हालांकि वो उसको डाउट था। आप नहीं कह सकते, ठीक है, कि जो चीज एलएमपी को फिक्स करे, आपने मैडम बेसिकली जो फिक्स मुझे उसने करना है। डेट बताई थी ना एलएमपी जो उसने बताई, वो यही डिस्कशन मेरे तो केस में फिर सारी होती रही ना, क्योंकि एलएमपी जो बता रही थी उसके अकॉर्डिंग तो वो 37 बन रही थी पीओजी उसका, और ठीक है, और मेरी 34 फंडल की हाइट फंडल आ रही हाइट थी है 33। 33 की। हाँ जी देखें, 33 थी, बस मैंने 34 कह दिया। मैंने कहा 34 पे मैं उनको कह रही थी कि 3 वीक्स का फंडल हाइट का डिफरेंस तो नॉर्मल है लास्ट ट्राइमेस्टर में। हाँ देखो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 33 की आपको या 34 की आपको फंडल हाइट मिलती है, और जेस्टेशनल एज 37। जी बेटे, नहीं फेंका मैंने, रखा आश्रम में। अच्छा, मैं अमन से कहती हूँ, अमन भाई को जाके सोल्यूशन ला के दो। सॉरी बच्चों। सॉरी। अच्छा ये देखो, ये कॉमन सिचुएशन है जो आप मुझे बता रही है ना, कि पेशेंट की फंडल हाइट कम निकल रही है और जेस्टेशनल एज में ज्यादा निकल रही है। तो कैसे इसको डील करना चाहिए आइडियल वे में? ठीक है, आपकी पेशेंट के सेकंड टाइम वाली जो बात थी कोरिलेट कर गई, तो को इंसिडेंट था कि डेटिंग स्कैन से भी वो निकल आई, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे कि हम इस कॉम्प्लिकेशन को एड्रेस करें। क्या स्टैंडर्ड वे है इस कॉम्प्लिकेशन को एड्रेस करने का? इफ यू आर रिपीटिंग योर वाइवा, देन दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 34 वीक है जनाब फंडल हाइट, और पेशेंट जो है एलएमपी उससे श्योर नहीं है, और जो वो बताती है लेकिन जो वो बता रही है वो 37 तक आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? मैडम मैंने तो उसको ना इसी तरह इसको 3 वीक्स के जो गैप था ना उसको डिस्क्रिपेंसी में ही कंसीडर किया कि 3 वीक का फंडल हाइट का डिफरेंस नॉर्मल है। मैं उसकी 37 को ही लेके चली थी। मैंने उसकी बात जो नो, जुबानी कह रही थी ना कि सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। और उसमें देखो, ग्रोथ स्कैन होना चाहिए। नहीं, लिसन, देखो वी एवरीवन नो के थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 to 4 सेंटीमीटर की डिस्क्रिपेंसी कॉमन है, लेकिन दिस इज जी एक्चुअली थिंग ऑफ एक्सक्लूजन। आपने एफर्ट तो करनी है ना आईजीआर को रूल आउट करने की। जब वो नहीं जी निकलता तो फिर लास्ट में बोलोगे ना कि मैडम फिर ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है। बट आपके लिए जो सबसे मुसीबत ही होती है एग्जाम में, आप उसको सबसे पहले बोलते हो कि मैडम ये तो नॉर्मल है, 34 है तो कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करना। मैंने आप अपनी ऐसे ही हर कहा था। नहीं, मुझे आप उन्होंने एफर्ट, इसके बाद नेक्स्ट पूछा ना कि और कोई काज, फिर मैंने उनसे कहा था कि पिछला मुझे कोई 3 वीक्स बैक का स्कैन दे दे तो उसके साथ कंपेयर कर लेती हूँ। ठीक है, बस यही मसला था। जहां एलएमपी पे पेशेंट को डाउट है तो बस ये अच्छी बात है, दिस इज एक्चुअली योर पॉइंट।
अगर ये पेशेंट बाद में IHR में निकलती है तो आप कहें मैडम इसकी LMP में डाउट था, ठीक है, बट आपने तो अपनी एफर्ट करनी है, आपको आपकी एफर्ट के नंबर मिलेंगे, आपको इस चीज के नंबर नहीं मिलेंगे कि लकली कोरिलेट कर गई जो आपने बताया। अगर वो लकली कोरिलेट कर भी गई जो आपने बताया, आपको फिर भी नंबर नहीं मिलने वाले, आपको नंबर मिलेंगे ही एफर्ट के। Whenever you think कि LMP पे डाउट है, या तो रेगुलर नहीं है, या कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रही थी, PCO की केस का कोई सिचुएशन थी, व्हाटएवर, या फीडिंग करा रही थी, बच्चों आप पहली दफा चेक कराने आई हैं? ब्लड प्रेशर कब से हाई हो रहा है? फिर भी कितने साल हो गए? अच्छा, कंट्रोल नहीं है अभी भी, तो बहुत ज्यादा है, 160 है अभी भी। किसकी ट्रीटमेंट ले रही हैं? पुष्पा, मैम ये क्या है? अच्छा, अभी किस मसले से आई हैं? वॉइस नहीं थी यार, मेरे बच्चों का झगड़ा हो गया। ओके अब आ रही है आवाज? जी डॉक्टर। ओके देखो, हमने ना बस एफर्ट करनी है, इसके हमें नंबर मिलेंगे। पेशेंट का वो डायग्नोसिस ना भी बने जो आपने बनाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्नोसिस बनाने के 5 नंबर हैं बस, ठीक है। तो जहाँ भी LMP पे आपको डाउट हो, जो क्वेश्चंस हैं जो आपने लॉजिकली पूछने चाहिए, वो तो ये है कि थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करें कोरिलेट कर ले किसी भी इंसिडेंट्स के साथ, लेकिन प्लीज इसके पीछे ना पड़ जाएं, ठीक है। मुहर्रम, दिसंबर, मैम ये ईद इनको छुट्टी डेट्स भी आप कोई लेक्चर ले लीजिएगा क्योंकि हमको ले इनिशियल रही हूँ कोई ना। फिर देखो इतनी ज्यादा चीजें हैं लॉन्ग केस में, ये निकल जाएगा, तो इसलिए अब आपने पूछ ही लिया है तो इसको थोड़ा सा ही एड्रेस कर लेते हैं। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है ये, ठीक है। आपने बस क्वेश्चंस पूछने हैं थोड़े से, और थोड़ी सी आपकी अपनी प्रैक्टिस है जो आप करोगे इस सेशन के बाद। तो वो ये है कि पेशेंट कहेगी हमारी याद नहीं है, मेरे मुताबिक बनते हैं 8 महीने, ठीक है। हाँ मुझे याद है कि मुहर्रम से आगे पीछे आई थी, तो आपको पता होना चाहिए मुहर्रम कब था। ये जो डेट्स है ना 2021 की और 22 की, ये आपने याद रखनी है कि इनमें मुहर्रम कब था, रमजान कब था, शबान कब था, किस इंग्लिश कैलेंडर मंथ के साथ था, ठीक है। जैसे अभी अभी ईद उल अजहा गुजरी है, ईद उल अजहा एग्जैक्टली कोई 40 डेज बैक ही थी ना, आई थिंक 20 जुलाई को शायद थी, 20 जुलाई 20 को दी थी जी। हाँ। तो ये इस तरह आप याद कर लें कि ईद उल अजहा 20 को थी। अगर वो कहे मुझे ईद उल अजहा पे LMP आई है, तो बजाय इसके कि आप अपने आप को तंग करो जो है इस्लामी महीनों के साथ निकाल के, आपको पता है कि ये इस 20 को आई है, वहां से LMP निकाल लो ना, इट विल बी मोर इजी फॉर यू, ठीक है। इसी तरीके से आपने बाकी इवेंट्स को इंग्लिश मंथ के साथ याद करना है, और आजकल जो प्रैक्टिस कर रहे हो अपने क्लिप बोर्ड्स पे, वहां लिख लो, बार बार देखोगे याद रह जाएगा। अगर एग्जाम में आपको क्लिप बोर्ड लेके जाने नहीं भी देते, तो आपको चूंकि आप रिफ्लेक्सेस बने हुए आपको याद रहेगा। अगर पेशेंट इतनी भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, किसी इवेंट के साथ नहीं कर रही, अगर वो कहे कि मुझे उल्टी मतली आई थी, तो उसके साथ पूछ लें, ठीक है। वो 22 जुलाई को आई थी या ज्यादा आई थी, 7-8 वीक्स पे ज्यादा होती है उल्टी मतली, तो उसके साथ निकाल लें LMP, उससे ऑनवर्ड उसको LMP बांध लो, उससे ऑनवर्ड चले जाओ, 7 वीक्स माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा वो नहीं समझ आई उसको इस बात की, तो बच्चे की हरकत का पूछ लो, नहीं समझ आई तो उसे पूछ लो पहले अल्ट्रासाउंड कब कराया था। पहला अल्ट्रासाउंड अगर 5 महीने के अंदर हुआ है ना, तो वही हमारी LMP है,
उसे पूछ लो ये अल्ट्रासाउंड कब कराया था, वो कह देगी चलो 22 जुलाई को या जुलाई के आखिरी हफ्ते में कराया था, तो उससे ऑनवर्ड निकाल लो और माइनस कर दो 4 महीने। बट आपने इतनी एफर्ट करनी है, ठीक है, तो इस एफर्ट के आपको इंशाल्लाह नंबर मिल जाएंगे। पेशेंट मैं चले एक्सट्रीम सिचुएशन पे बिल्कुल डिसअपॉइंट होके मैं कहूँ कि नहीं बताती कुछ भी, फिर फंडल हाइट ही आपकी जेस्टेशनल एज है, ठीक है, डेटिंग स्कैन हुआ ही नहीं, वो आई ही जिंदगी में पहली दफा अभी आपके पास, आपके सामने बैठी है ओपीडी में, कौन सा स्कैन, अभी तो रिसेंट स्कैन ही करवा सकते हो ना, तो रिसेंट स्कैन देख के कैसे अंदाजा हो सकता है कि बच्चा IUGR है या पोस्ट टर्म है। स्कैन में तो प्लेसेंटा की मैच्योरिटी की चीजें होती हैं, IUGR में लाइकर कम हो रहा होता है, एसिमेट्रिकल चीजें आ रही होती हैं, कुछ ना कुछ तो क्लू मिलेगा ना भाई। क्या ख्याल है? अगर मैं कहूँ हम यहाँ भी डिसअपॉइंट हो गए हैं, बिल्कुल डिसअपॉइंट, बच्चा बिल्कुल ठीक है, बायोमेट्री भी ठीक है, लाइकर भी ठीक है, और जो LMP वो बता रही है, ठीक है, उसके मुताबिक वो मैं ये मान लेती हूँ कि 42 वीक बन रही है, और आपको इस पे डाउट भी है, अब आप परेशान हो कि 42 वीक बन रही है तो भाई मैं क्या करूँ इसका, ये तो IUD हो जाएगी, ये मुसीबत होती है ना, या प्रीवियस 3 है, ये इसका क्या करूँ, फट जाएगी जी। OPD में कभी ये सिचुएशन फेस की है बैठ के? मैडम ये अभी हमारे पास वार्ड में भी पेशेंट आई हुई है जो कि आई ही फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट डेट है, और वो जबानी बताती है कि मुझे हर डॉक्टर ने ना 12 सितंबर मेरी डिलीवरी डेट बताई थी, तो इस हिसाब से मेरी डेट ऊपर हो गई और मैं ऑपरेट करवाने आई हूँ। लेकिन जो मैक्सिमम और जो डेट वो बताती है ना अपनी LMP, उसके अकॉर्डिंगली तो वो 25 अक्टूबर EDD बनती है। वो काफी कैंडिडेट्स ने उसकी हिस्ट्री ली, उसने सबको यही बताया कि जनवरी के सेकंड वीक में मुझे पीरियड्स आए हैं, और तो साथ ये आप भी क्या कहती है करेंगे, कि मैं जितनी आप क्या करोगे, आप क्या निकाल दोगे प्रीमेच्योर बच्चा? नहीं 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 निकालोगे। मैडम, वो हमने, हाँ जी, हमने व्हाट अभी यू इसलिए विल ना, डू, व्हाट यू विल डू, एक स्टेप बता दो मुझे। मैम स्कैन पे हमने देखा था कि उसका अगर इतनी पोस्ट डेट है तो लाइकर भी कम होना चाहिए, मेच्योरिटी भी डॉक्टर ज्यादा मॉनिटरिंग थी। करेंगे इसकी। ठीक है, जैसे जो पोस्ट अभी डेट की रिसेंट, मॉनिटरिंग करते हो ना, जो जैसे पोस्ट डेट की मॉनिटरिंग करते हो जी ना, इसकी मॉनिटरिंग करनी है ट्वाइस वीकली, डोपलर और CTG, ठीक है। जी अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट तो देंगे उसको, वो कह रही है तो क्या जी करें। अब बच्चा यूं जी ये भी नहीं करना उसकी बातों में आके निकाल दें, और ये काम मुझसे हो चुका है एक दफा, इसलिए तो मैं बहुत रेग्रेट फील करती हूँ। प्रीवियस 3 थी और इसी तरह की वो पेशेंट थी, जिंदगी में पहली दफा आई थी, और उसके मुताबिक उसको हमें लगा 40 वीक्स पे है, बायोमेट्री पे वो 35 के पैरामीटर्स थे, और जब बच्चा निकाला इस हिस्ट्री बेस्ड, तो अंदर से जनाब वो प्रीमेच्योर था और 3rd डे पे एक्सपायर हो गया, और शक्ल बता देती है बच्चे की प्रीमेच्योर है, होता है ना। तो आप ना उसको देखें ना, तो अब ग्रांटेड लें कि भाई 3-4 हफ्ते की डिस्पैरिटी होती है या पेशेंट को याद ही नहीं है, मैं तो बेटा इसको निकाल दूंगी बाहर, नहीं ऐसा मत करें आप, CTG और डॉपलर करवाएं, जैसे कि आप प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी में कराते हो। एक पेशेंट 42 वीक्स पे आ जाए, रिफ्यूज कर दे इंडक्शन, उसको जेल में तो नहीं बंद करा देते ना, क्या कहते हो, ट्वाइस वीकली डॉपलर CTG यही करते हो ना, मर्जी है बहन, ठीक है। तो आपने इसका ट्वाइस वीकली डॉपलर और CTG करना है, जहां तक आपके राइट नो आपके पास वो 36 बनती है, 35 बनती है, आप उसको केयरफुली मॉनिटर करें ट्वाइस वीकली डॉपलर के साथ, और 37 के बाद इसको आउटवे कर लें, ठीक है, नॉट बिफोर 37। बेनिफिट ऑफ डाउट देना भी है तो मेच्योरिटी को देना है, प्री मेच्योरिटी को नहीं देना। और अगर फ्रैंक IUGR है तो स्कैन पे ओलिगो जरूर होगा, ठीक है, डॉपलर खराब जरूर होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे चेक हैं जो आपने लगाने हैं, फिर आप डिसीजन लोगे, और आप यही चेक लगाओगे, स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, इन्हीं को फॉलो करोगे, इसके ही नंबर हैं अनश्योर ऑफ डेट में। क्लियर हो गया? आप आगे स्टार्ट कर लें। मैडम एक क्वेश्चन, जी जी पूछें। मैडम लास्ट ट्राइमेस्टर में जब हमने लाइक अगर कोई पेशेंट आ जाती है उसको हमने देखना है IUGR के, तो उसका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखेंगे, हीमोलेंस देखेंगे कि BPD देखेंगे?
एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है। हाउएवर आपने सारे पैरामीटर्स देखने। नहीं तो अगर मैडम वो डायबिटिक हो, पॉलीहाइड्रोमनियाज हो, आपको आ गई है और तो ये तो abdominal- एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो गई ना, देन दे आर एक्सेप्शनल सिचुएशंस, क्योंकि जो मैक्रोसोमिया वाले हैं उनमें एसी ज्यादा ही होगा और उसके बेस पे हम बायोमेट्री नहीं निकाल सकते। ठीक है, नॉर्मल अगर हम फिर इस कहें तो केस में सबसे क्या करेंगे? आप अच्छा वापस ले आए एक दिन इनको घुमा फिरा के नाल जाके चक्कर लगा के वापस ले आई अगले दिन फिर जी, अब मुझे कुछ समझ नहीं आया, आवाज शोर था ज्यादा। अब बताएं क्या क्वेश्चन है। ये मुसीबत है अंशुर अपडेट, बहुत बड़ी, ना सिर्फ एग्जाम में बल्कि आपकी डेली रूटीन लाइफ में भी। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस की रिलायबिलिटी डायबिटीज में कंप्रोमाइज है, बायोफिजिकल की रिलायबिलिटी लीकिंग में और पॉलीहाइड्रोमनियाज में भी कंप्रोमाइज है। ठीक है, सेंसिटिविटी कम है इनकी, इसकी बेस पे कोई मेजर डिसीजन मत लें। आगे एक पेशेंट डायबिटिक भी है, बट डायबिटीज अगर कंट्रोल्ड है तो फिर इसका एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो पहले डायबिटीज को कंट्रोल करें। ठीक है, और उसमें आपको जो है अगर डेटिंग स्कैन नहीं मिलता, आपको एनॉमली स्कैन नहीं मिलता, तो भाई एक ऐसा बच्चा, ऐसी औरत जिसको डायबिटीज है, जिसको मैक्रोसोमिया है, जिसका एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस ज्यादा है, जिसको पोलियो हो रहा है, वो तो वैसे टर्मिनेट करनी है, निकालो उसको, वो तो आईयूडी हो जाएगी ना। अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज आपने उसको डिलीवर करना होता है। आइडियली डायबिटीज हमने डिलीवर करनी है आफ्टर 37, राइट, चाहे 1 है 2 है जेडीएम है जो भी है, क्योंकि आरडीएस का रिस्क ज्यादा होता है। बट वेन एवर देयर इज ए कॉम्प्लिकेशन हम डिसीजन 37 वीक से पहले भी ले सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है जब आपके पास सिनेरियोज नहीं होते ना और आप चीजें इमेजिन करते हो, तो आप जो नेचुरल इवेंट्स है ना उनको बाईपास कर देते हो और आपके लिए मुसीबत हो जाती है। इसलिए विद केसेस करेंगे तो कभी भी तंग नहीं होंगे। ओके, तो कार्डियक डिजीज वाले बच्चे आ जाएं एग्जाम में, जिन जिनका आया है। जी, डॉक्टर यास्मीन तो हमें लगा के ला रहे, चली गई डायबिटीज नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं मैम, मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ मैम, आप तो गौर से सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा, अब हम सुनेंगे आपको गौर से। मैं आपकी मीठी मीठी बातें सुन रही थी मैं। मेरे बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, डायबिटीज के बाद मैं चली जाऊंगी, नहीं कार्डियक के बाद मैं चली जाऊंगी, डायबिटीज फिर कल कर लेंगे। ओके चलो, मैं मेरी कार्डियक का पेशेंट बताओ थी यास्मीन। उसकी, मैं अपनी पेशेंट के बारे में बताऊं पहले। हाँ जी, अपना केस बताएं। मैं मेरी पेशेंट जो थी ना वो नॉन नॉन डायबिटीज नहीं थी, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई हिस्ट्री नहीं थी शुगर की, ना उसकी ना मतलब प्रीवियस कोई हिस्ट्री थी, यानी कि वो गेस्टेशनल डायबिटीज थी। फिर उसने मुझे बताया उसकी सेकंड मैरिज थी और क्या कहते हैं ना 7 इयर्स के बाद, यानी कि 2 बच्चियां थी उसकी, और 7 इयर्स के बाद उसने दोबारा शादी की और उसको ना कार्डियक प्रॉब्लम, उसने मुझे बताया कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम है 15 साल से। मैंने कहा क्या है आपको मसला, मतलब क्या है मसला आपको दिल का ना, तो कहती है कि मेरा वॉल लीक करता है, उसने ये वाली बात कही। और वो ना थोड़ी सी साइनोस लग रही थी, उसको ना मतलब जैसे पल्पिटेशन सी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी, मतलब थोड़ा सा ना सिम्टोमेटिक थी वो पेशेंट, मतलब एग्जॉस्ट हो रही थी बैठी हुई। फिर मैंने उसे पहले लेटी हुई थी ऑलरेडी, मैंने लेटे लेटे जो एग्जामिन करना था वो लेटे लेटे ही कर लिया। फिर उसको मैंने बिठाया। यास्मीन समराइज करो उस केस को। मैं समराइज मैं उर्दू में बता सकती हूँ अभी फिलहाल, मेरी इंग्लिश जो है ना उसका बैठा हुआ है। एग्जाम में भी यही करोगी? नहीं नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं करूंगी मैम, बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह ताला मैंने ना खिचड़ी पका के आपको सुना देनी है। वैसे यूजुअली एग्जाम केसेस सारी उम्र नहीं भूलते, ठीक है? हाँ जी,
चलो, डायबिटीज के बारे में मैंने अगर हम मतलब क्या उसको क्या क्या मसले थे, उसकी क्या क्या मतलब सिम्टम्स थी मैम, रिस्क उसको फैक्टर्स, छोटे से मुझे ब्रेथ ना था। रिस्क फैक्टर्स बता दो, मुझे बताओ कि रिस्क- उसको कार्डियक प्रॉब्लम था 15 ईयर्स से, ठीक है, हाँ जी। और आपने बोला उसको जीडीएम था, चलिए आपने एवेल्युएट कर लिया जीडीएम था अभी, और क्या मसले थे उसको? उसको मैम ठीक है, मतलब उसकी सिम्टम्स पहले बताओ या पहले मैं रिस्क फैक्टर्स बता रिस्क दूं? फैक्टर्स, ओनली रिस्क फैक्टर्स, मैनेजमेंट रिस्क फैक्टर भी होती है, सब चीजें रिस्क फैक्टर बता देता है, हिस्ट्री भी, एवरीथिंग। हाँ, तो रिस्क फैक्टर बताओ कि इसके क्या थे? मैम उसकी रिस्क डायबिटिक है, फैक्टर एक था कार्डियक है, वो एक तो थी ना मतलब डायबिटीज, उसका रिस्क फैक्टर यानी जीडीएम। डायबिटीज है, ठीक हाँ है। जी, और ड्रग इनटेक था, कार्डियोलॉजी से वो मतलब कंटिन्यूअसली मेडिसिन ले रही थी वो। तो ड्रग इनटेक की किस किस्म का मिस यूज था या मैम वो ड्यू रेगुलरली मेडिसिन ले रही थी मतलब अपनी डिजीज से रिलेटेड कार्डियक ओके, प्रॉब्लम्स के रेगुलर लिए। ड्रग, ठीक है, मतलब अब कंप्लायंस अच्छी थी, कार्डियक डिजीज भी थी और कंप्लायंस भी अच्छी थी, ठीक है, चलो हो 32 गया, वीक्स श्योर ऑफ डेट थी। श्योर अपडेट थी, हाँ, और रेगुलर पीरियड से चलो बस बिल्कुल। आगे से एक्सपेक्ट बताओ, अब आई क्यों थी, मसला क्या था? मैम वो बेसिकली आई थी डिरेंज ब्लड शुगर की वजह से, जीडीएम की वजह से। मेन रीजन उसके एडमिशन की यही थी, अनकंट्रोल्ड। जब उसने शुगर का टेस्ट कराया, मतलब ब्लड शुगर रैंडम करवाया उसने, फिर ओजीटीटी भी उसने करवाया हुआ था, तो उसकी वजह से उसको रेफर किया गया था कि अच्छा, ओजीडी फिर के हवाले 6 से लेवल्स इम्पोर्टेंट लग रहे बात थे करनी उसको। है, हम्म मैं बताती हूँ, ओजीडी के हवाले से इम्पोर्टेंट बात है, मुझे भूल जाएगी। हम्म देखो बच्चों, ओजीडीटी की तो कुछ ना क्राइटेरिया करवाना ही है, पेशेंट्स हैं, प्रेगनेंसी में है, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है, ओजीडीटी है, 100% है, जहाँ पे डाउट है, इंस्टेड ऑफ एनी अदर थिंग, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट ओजीडीटी है, वही करवाना है, ठीक है। लेकिन कौन सा करवाना है, आपकी रेफरेंस क्या होगी प्रेगनेंसी में? 3-4 मैं बताऊं? क्लासिफिकेशन है, WHO, नाइस, हैपो, ACOG। आप किसकी बेस पे अपने पाकिस्तान वाले पेशेंट को ट्रीट करने वाले? एग्जाम आपने नाइस पे दे दिया थ्योरी का, मैम बेसिकली जो है हम लोग जो कराते हैं, मैं वो बता देती हूँ। मैं जिस तरीके से कराते हैं ओजीटीटी, हाँ बताओ। मैम 48 आवर्स जो है ना, हाई इंडेक्स, मतलब हाई हाई इंडेक्स जो है ना, हाइपरग्लाइसीमिक जो है ना, वो फूड नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद 12 ईयर्स के मतलब रात को ना, मतलब फास्टिंग होनी चाहिए 12 आवर्स की, और उसके बाद होगा उसका फास्टिंग होगा, फिर वो 75 मिलीग्राम लेगी ना वो ग्लूकोज। उसके बाद 1 घंटे बाद होगा जीसीटी, और 2 घंटे बाद जो होगा ना वो ओजीटीटी होगा। हाँ, ठीक है, गुड, वेरी गुड, कैसे करते ठीक है यास्मीन, ठीक है। देखिए ओजीडीटी में पेशेंट को 1 वीक पहले कह देते हैं, जो दवाई जो खुराक खा रही है वो खाती रहे, ना डाइटिंग करे ना ज्यादा खाए, ठीक है, ना पेट उसका खराब हो के ग्लूकोज दो और वो उसको एब्जॉर्ब भी ना हो, ना उसको फीवर होना चाहिए, ठीक है। और फास्टिंग से मुराद ये है कि लेस देन 14 आवर फास्ट हो, इससे ज्यादा होगा तो कीटोसिस हो जाएगी और फिर शुगर लेवल हमारे लिए एबनॉर्मल बन जाएगी, ठीक है। मिनिमम फास्टिंग लेस देन 14 आवर की होनी चाहिए, आइडियल जो है 8 और 14 आवर है। उसके बाद आप सुबह का फास्टिंग कर लें, और जो आपने क्लास चूज करनी है व्हेन यू आर डूइंग इट इन पाकिस्तान, आप उसको WHO वाले यूज करें, ठीक है, क्योंकि WHO यूजुअली जो इसकी जो क्लास है वो डिजाइन हुई है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, पाकिस्तान उसमें से ही आता है, और डेवलपिंग कंट्रीज में से आधी दुनिया की पॉपुलेशन इंडिया पाकिस्तान में ही है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस यूज नाइस, यूज WHO गाइडलाइन, क्योंकि WHO की गाइडलाइन पे फास्टिंग 5.6 पे जाके वो डायबिटिक बनेगी, आप इसको 5.1 पे ही कह दोगे, ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना पिक करने की डायबिटीज। नाइस तो 25% मिस कर देगी डायबिटीज, ठीक है, जहाँ हमारी पॉपुलेशन में है ही ज्यादा, वहाँ हम और मिस कर देंगे 30%, 35%। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वाइवा में जो रिकमेंडेशन लेते हैं वो WHO के लेते हैं, और यहाँ हम थोड़ा थीरी टॉक्स में हम नाइस के लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ, ठीक है। इससे इससे फायदा तो मरीज को ही हो रहा है ना। मेरी जी। जो सेकंड प्रेगनेंसी थी ना, उसमें मुझे ना इम्पेयर्ड
मुझे कुछ भी नहीं था, मेरा ओजिडिटी नाइस के मुताबिक वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन लाइका फिर भी मेरा ज्यादा आ रहा था। मेरी फैमिली हिस्ट्री थी डायबिटीज की, तो नोबडी वाज बिलीविंग मी कि मुझे डायबिटीज है। मैंने कहा है भाई डायबिटीज, आपके तो कट ऑफ पे डिपेंड है ना। अमेरिका में जाऊँ तो मैं डायबिटीज हूँ, यहाँ हूँ तो मैं डायबिटिक नहीं हूँ, या मतलब दिस इज नॉट द वे। तो अब मैंने ग्लूकोफेज लेना शुरू कर दी थी। ऑल्दो माई जो मेरी ऑब्जेक्शन थी, उन्होंने मुझे कहा था नहीं यार ये तो हो ही जाता है, तो नॉर्मल है। सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे स्टेरॉइड की डोज जैसी लगी, मेरा वो इंसुलिन पे आ गई मैं ठीक है। तो वहां मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली द क्लास विच वी आर यूजिंग इज नॉट आवर क्लास वो वाइट पीपल की क्लास है, ठीक है। तो WHO की क्लास चूज करें। और दूसरी बात ये कि जब फ्रैंक शुगर लेवल्स आ ही रहे हैं एक पेशेंट के, ओजिडिटी मत कराएं, आप उसको एडमिट करें, उसके 6 ब्लड शुगर लेवल कराएं, ठीक है। या अगर आपको लगता है पॉलीहाइड्रोनियाज हो चुका है, आप ओजिडिटी मत कराएं डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए, आप 6 ब्लड शुगर लेवल करवाएं, ठीक है। या मैक्रोसोमिया आ रहा है तो, क्योंकि जो 75 या 100 ग्राम जो भी क्लास आप चूज करते हो, आप जो लोड देते हो, अगेन एक जो कंपनसेटेड बच्चा है वो डिकम्पनसेटेड हो सकता है, ठीक है। सडन हाइपरग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिड डिजीज और आईयूडीज हो सकते हैं। और डायबिटीज में अगर आप आइडियल सर्कमस्टांसेस भी क्रिएट कर दें तो हम आईयूडीज को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पे ओजिडिटी पे बहुत सारी बातें होती हैं आपके एग्जाम में, आपने ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि कब ओजिडिटी कराना है, कौन सी क्लास चूज करनी है और कब नहीं कराना, ठीक है। यूजुअली 32 वीक के बाद अगर हमने डायबिटीज को डायग्नोज करना है तो हम ओजिडिटी नहीं कराते, बिकॉज इन थर्ड ट्राइमेस्टर जो मेटाबॉलिज्म है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से वैसे स्लो हुआ होता है, एब्जॉर्प्शन स्लो हुई होती है, ग्लूकोज के जो जब वो एब्जॉर्ब भी प्रॉपर वे में नहीं करेगी तो हाउ आवर पैंक्रियास कैन रिएक्ट, उसके बेस पे उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी लूज हो जाती है, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट ओजिडिटी, ठीक है। डॉक्टर हीरा, डॉक्टर हीरा, जी जी। HbA1c जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास पहली बारी डायबिटिक पेशेंट आई है जो अनबुक भी है, तो उस पे हम एग्जाम में पूछ इन्वेस्टिगेशन में मांग सकते हैं? नो नो, ना मांगे। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप बेहतर ये है कि 32 वीक से ऑनवर्ड आप उसकी 6 ब्लड शुगर लेवल करा लें। मैम मेरी जो फ्रेंड है एग्जामिनर ने मतलब ये पूछा उनसे, 37 वीक पे थी, डायबिटिक पेशेंट थी, आप इसका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं देखेंगी HbA1c करा के? तो बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो मैम फिर वो कह रही थी कि मुझसे जस्टिफाई नहीं हुआ था, तो वो इसी बात पे वो वाइवा रह गया था उनका होप का। आप में से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो आराम से जस्टिफाई कर देंगे, करें जस्टिफाई, जी मैं करो करो जल्दी जल्दी। हालांकि कार्डिक पढ़ना है, HbA1c भी कर ही लेते हैं, हैं। HbA1c के जो फायदे हैं ना करवाने के, एक तो ये है कि इसकी इंडिकेशन ये है कि अगर ओजिडिटी रिफ्यूज हो जाए ना या कर नहीं सकते तो HbA1c सेकंड टेस्ट है जिसकी बेस पे आप डायग्नोज कर सकते हो डायबिटीज को प्रेगनेंसी में या इवन आउटसाइड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये हमें कंट्रोल भी बता देता है पिछला 3 महीने का। लेकिन एक पेशेंट है जो ऑलरेडी आपकी पेशेंट बता रही है 37 वीक की और डायबिटिक है, तो उसमें HbA1c गिराने का क्या फर्क पड़ता है जब उसके करंट शुगर लेवल नॉर्मल आ रहे हैं। ये वाइवा क्वेश्चन होता है असल में कि भाई जब आपको मैंने अभी 6 शुगर ब्लड प्रोफाइल दे दिया तो नॉर्मल है, why you are interested to see her previous record and how it will impact your management। एक ऐसी पेशेंट जिसका HbA1c नॉर्मल आता है उसको रिस्क जो है अनएक्सप्लेन्ड आईओडीज का कंपैरेटिवली कम है। एक ऐसी पेशेंट जिसको HbA1c कम आता है उसके वूंड खराब होने का जो रिस्क है कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। तो ये 2-4 चीजें हैं जो कि जिनकी बेस पे HbA1c की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। और मैडम उसको इंड्यूस करते हुए, पेशेंट को इंड्यूस करते हुए भी फिर हम ध्यान रखेंगे ना कि बेबी ऑलरेडी ये जिसका ज्यादा होगा HbA1c वो डिस्ट्रेस में ज्यादा जाएगा। एग्जैक्टली, फेटल डिस्ट्रेस ज्यादा होगा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। तो अभी तो कंपनसेटेड है क्योंकि शुगर लेवल अभी तो आपने कंट्रोल कर लिया इंसुलिन की यूनिट एडजस्ट करके, ठीक है। लेकिन जो पीछे 3 महीने में क़यामत मचाई है इसने वो भी तो है। तो HbA1c करा लें तो बेहतर है। ओके डॉक्टर ये आप थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में कराना है HbA1c?
No, whenever any patient comes to you और वो बुक नहीं है, उसकी कंप्लाइंस अच्छी नहीं है, तो आपने उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखना ही देखना है। अगर डायबिटीज डायग्नोज हो गई है, पहला तो मसला ये कि डायग्नोज हो, फिर सेकंड मसला ये कि कंट्रोल देखें। अब एक ऐसी पेशेंट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आपके पास आ रही है, आपको तो उसका रिकॉर्ड पता है ना, वो तो आपके पास बुक है, आपने उसको बोला हर 2 महीने हफ्ते बाद आओ, हर हफ्ते में 2 दफा आओ, वो तो आ रही है, उसका रिकॉर्ड तो आंखों के सामने है, फाइल में लगा हुआ है, उसका HbA1c करवाना जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन अनबुक्ड पेशेंट का जो पहली दफा आपके पास आई है और आपके पास आके डायग्नोज हुई है एंड शी इज प्रेग्नेंट, उसका आपने रिकॉर्ड देखना है पिछले 3 महीने का। और इसकी सिग्निफिकेंस वही वुंड इन्फेक्शन, फीटल डिस्ट्रेस, अनएक्सप्लेन्ड IUDs और पेशेंट का एटीट्यूड है। मैम अगर पेशेंट में पॉलीहाइड्रामिया डेवलप हो गया हुआ है, फिर भी HbA1c करवाएंगे? डायबिटीज प्रोफाइल की जब हम बात करते हैं उसमें HbA1c इसका पार्ट है, करवाएंगे। और हम ब्लेम करेंगे कि पोली इसको हुआ इसलिए इसकी हरकतें ऐसी हैं। ओके। देखो होल डे शुगर प्रोफाइल होती है, कुछ चीजें होती हैं जो बेसल लेवल पे शुगर ऊपर नीचे हो रहा होता है। आप पेशेंट का करवाते हो, फास्टिंग नॉर्मल आ गया, आप पेशेंट का 2 घंटे बाद करवाते हो, वो नॉर्मल आ गया, लेकिन 1 से 2 घंटे के दरमियान भी फ्लक्चुएशंस आती हैं और जो HbA1c खराब कर सकती हैं। ठीक है, HbA1c तो पूरा पैकेज बताती है ना, बेसल लेवल्स का, इंक्लूडिंग बेसल लेवल्स पूरे 3 महीने का। और डॉक्टर ये सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं, प्रोग्नोसिस के लिए भी तो करवाते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रोग्नोसिस के लिए भी कराते हैं। ठीक है, और दूसरा मैम ये जो SOGP की जी मैम SOGP की गाइडलाइंस में है कि OGTT जो है वो 3rd मंथ में भी कराना चाहिए, 3rd ट्राइमेस्टर में, सॉरी। तो मैम उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होगा अगर पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, या जैसे आप कह रही हैं कि बस हम उसको 6 लेवल ही मॉनिटर करेंगे? डायबिटीज की जो मैनेजमेंट के अंदाज है ना, वो हर यूनिट का डिफरेंट है। इसी तरह इंसुलिन देने का जो अंदाज है ना, वो हर यूनिट का डिफरेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि डायबिटीज में इतनी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो ये है कि हर बंदे की डायबिटीज डिफरेंट है, हर बंदे का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली हम डिफरेंट जो ओपिनियंस है, हर ओपिनियन का हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमारी अपनी भी कोई ओपिनियन है, आपने बस वो देनी है। आप कौन सा किसी मैडम अगर मतलब मैडम अगर डायबिटीज के साथ कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट आएगी तो फिर तो 3rd ट्राइमेस्टर में आएगी, सेकंड में आएगी, तो फिर तो हम उसका OGTT नहीं कराएंगे ना, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको बताऊं, जहां भी बच्चा कॉम्प्रोमाइज है ना, पोली है या मैक्रो है, नहीं करना, आप OGTT मत कराएं। वो कंपनसेटेड तो पहले हुआ हुआ है, अब तो बस एक डिकम्पनसेशन के लिए आपने उसको लोड देना है शुगर का। बच्चा जो है ना शुगर वाले पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया से नहीं मरता, हाइपरग्लाइसीमिया से मरता है। और शुगर में माँ जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया से नहीं मरती, हाइपोग्लाइसीमिया से मरती है। ठीक है, ये आप लोगों का MCQ भी है, करते थे ना जब थ्योरी कर रहे थे, कि जो माँ को रिस्क है डायबिटीज में वो हाइपोग्लाइसीमिया है, और जो बच्चे को रिस्क है वो हाइपरग्लाइसीमिया है। हाँ जी मैम, जो कि सडन डेथ्स कराते हैं। डायबिटीज पे तो अगर ये मैं 2-4 मिनट की बात की है ना, ये ज्यादा है, इस पे बात करने के लिए एक्चुअली 3-4 घंटे होने चाहिए। डॉक्टर हीरा, अगर किसी पेशेंट की प्रीवियस एनोमली, कार्डियक एनोमली है फिटस में, और हमारे पास वो 34 वीक्स पे पहली बार बुक्ड हो रही है, तो फिर तो हम उसका फिटल एको नहीं करा सकते ना, वो तो 24 वीक्स पे करवाना होता है ना। फिटल इको तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना दिल का, अगर 22 पे नहीं आई तो स्कैन करना है ना, आप 32 पे ही पिक कर सकते हो, वो गायब हो जाएगा, दिल ठीक हो जाएगा। एक अगर किसी को हाइड्रोकेफलस है या किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है या कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, वो परसिस्ट ही करेगा ना। ओके। आइडियल टाइम जो एनोमली स्कैन इको का है 20 वीक, वो इसलिए है कि ये वो अर्ली जेस्टेशन है, हम टर्मिनेशन कर सकते हैं, इसलिए हमने रिकमेंड कर दिया इसको, हमने लाजिम कर दिया है कि हमने इसको करवाना है अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम जिसपे एनोमलीज पिक हो सकती हैं। ठीक है, बिकॉज वी कैन टेक सम डिसीजन। इसका मतलब ये नहीं है कि लेटर जेस्टेशन पे वो गायब हो जाएंगी। तो उस पे हम जो टर्म है ना, वो एनोमली स्कैन यूज नहीं करते हैं, हम एनाटॉमिकल सर्वे यूज करते हैं।
अगर 32 वीक पे नॉर्मली आ गई है ना आपको, तो बाकी चीजों को रूल आउट करने के लिए आप उसका एनाटॉमिकल सर्वे करा लें। ओके। चलो, तो कार्डियक डिजीज ओपीडी में बैठे हो कैसे आती है? अगर वो ये ना कहे कि मैं कार्डियक हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा ये कार्डियक है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, palpitation, साइनोस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो एनीमिया की वजह से भी हो सकती है, कार्डियक वाली को कैसे होगी? मैम ऑर्थोपनिया, उससे पूछेंगे क्या लेटे लेटे सांस तो नहीं फूल जाता? PND, palpitation। ठीक है, गुड। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पे मैं आई थिंक एनी सिनकोपियल अटैक शेयर भी कर चुकी हूँ ना कुछ मटेरियल, कैसे एक्सक्लूड करना है। आई थिंक लाइब्रेरी में है ये, प्रोटीन यूरिया का भी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का भी। निमोनिया में, रीनल केसेस में, एस्थमा में, एनीमिया में, थायराइड में, कार्डिक में, सब में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसकी वजह से? हाँ जी मैडम, आपने किया वैसे याद आ गया। प्लीज, हाँ, बस वो जरूर आपने याद करना अच्छी तरह। बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग वाइवा क्वेश्चन है। अच्छा देखो भाई, एनीमिया का जो ऑनसेट, जो सॉरी कार्डियक डिजीज का जो ऑनसेट है ना, बिल्कुल यही चेस्ट पेन, साइनोसिस, हिस्ट्री, पेशेंट एग्जामिनेशन करके भी लीजन्स मिल जाएंगे आपको, मर्मर्स मिल जाएंगे, आप पिक कर लोगे कि ये कार्डियक है, ठीक है। लेकिन आपने अगर ऑनसेट पकड़ना है, हमने कहा था कि हमने कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है ना, तो उसको हमने देखना है कि प्रायर टू कंसेप्शन कंट्रोल था या नहीं था, या सिम्टम्स थे या नहीं थे, और फिर कंपेयर करना है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन और फिर विद इन ईच ट्राइमेस्टर। ये मेडिकल डिसऑर्डर्स को एड्रेस करने का तरीका होता है। तो इसी तरह हम कार्डियक डिजीज के बारे में ये बात करेंगे कि प्रायर टू कंसेप्शन डिजीज कंट्रोल थी, ऑप्टिमाइज थी, और एक प्लान कंसेप्शन थी या नहीं थी। अगर इनमें से कोई चीज भी सही नहीं है तो फिर ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। ऑब्वियसली कार्डियक डिजीज तो है ही हाई रिस्क, ठीक है, लेकिन फिर आप ये कहें ये हाई रिस्क है अगर इसने प्लान कंसेप्शन नहीं की, ठीक है। तो ऑनसेट जो कार्डियक डिजीज प्रेगनेंसी में है वो भी बता देता है कि ये इसकी वजह क्या है। लाइक बाय बर्थ है तो कंजेनिटल है, चाइल्डहुड में हुआ है ट्रोमेटिक है, ठीक है, ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, कीमोथेरेपी की कुछ ड्रग्स हैं वो करा देती हैं, या प्रेगनेंसी में हुआ है तो पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है, या फैमिली हिस्ट्री है तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज है। तो ऑनसेट से भी आपने पता करना है कि ये बीमारी कब से स्टार्ट हुई है, और ऑनसेट से फिर हमें पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इसका जो है काज क्या था, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन यूजुअली कॉमन यही होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, पैल्पिटेशन होती है, दोनों को हमने यहाँ पे क्वांटिफाई कर लिया, ठीक है। एसोसिएटेड में कॉफ हो गई, सिनकपी हो गई, चेस्ट पेन हो गई, इट कैन बी कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है, ठीक है। कोई लीजन था, रोमैटिक हार्ट डिजीज में एमएस ज्यादा होते हैं, रिप्लेसमेंट हुई, और उसके बाद अब फीवर के साथ आ गई, हाई ग्रेड फीवर के साथ आ गई है, एक कार्डियक पेशेंट हाई ग्रेड फीवर के साथ आ गई है, तो क्या है ये? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो पेशेंट की प्रेजेंटेशन से भी अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली क्या है इसको, ठीक है। और ऑनसेट से भी अंदाजा हो गया, इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, बाकी वही 3 स्टेप्स लगाएंगे, ठीक है। स्टेप 1 में अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पैल्पिटेशन के साथ आई है तो इसकी वो जो डीडीज हैं जो आपको मिल चुकी हैं वो रूल आउट कर लें, और आपने एक्सक्लूड कर लिया कि कार्डियक है तो स्टेप 2 में रिस्क फैक्टर्स पूछ लें कि किस वजह से कार्डियक हुई है, जो मैंने बताए हैं, चाइल्डहुड, प्रेगनेंसी में, या फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कोई ड्रग तो इस्तेमाल नहीं की, या फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, बचपन से तो नहीं है, ठीक है। और फिर स्टेप 2 में क्या लगाना है, एग्रावेटिंग फैक्टर्स भी लगाने हैं कि एनीमिया तो नहीं है साथ में, ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, प्रीटर्म लेबर में तो नहीं जा रही, ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये चीजें हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट कार्डियक है तो ट्विन प्रीटर्म लेबर उसको एग्रावेट कर देते हैं। सेवेरिटी के लिए क्या देखना होता है इन पेशेंट में, एक तो वही कि कंसेप्शन प्लान थी या नहीं थी, ठीक है। दूसरा ये कि बुकिंग कितनी है, एंटीनेटल विजिट्स किस तरह ले रही है।
कभी कोई स्ट्रोक तो नहीं हुआ, कभी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म तो नहीं हुआ, कभी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो नहीं हुआ। ठीक है, डिफरेंशियल्स में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये स्टेप 1 की सारी बातें हैं। ठीक है, बाकी रिस्पेक्टिव स्टेप 2 वाले सारे आ गए। और स्टेप 3 में सारी इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी, इको हुई, आपकी कोई ईसीजी हुई, नॉर्मल स्कैन हो गया, डॉपलर हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या ली है, पहले प्रेगनेंसी से पहले क्या लेती थी, कोई चेंज तो नहीं हुई प्रेगनेंसी में, पेशाब आवर दवाइयाँ, दिल की धड़कन कम करने वाली दवाइयाँ, कोई सर्जरी हुई हो आपकी, कोई नई दवाई इस्तेमाल कर रही हैं आप प्रेगनेंसी में, जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन टाइप। ठीक है, आपकी कोई कार्डिक कंसल्टेशन हुई है जब से आप दाखिल हुई हैं, क्या बोला है उन्होंने, बेहोशी कैसे करनी है, व्हाटएवर, ये बातें आप स्टेप 3 में करेंगे। ठीक है, और पेशेंट की विशेस वगैरह पूछ लें, व्हाट शी नोज अबाउट हरसेल्फ, क्या चल रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन में तो माँ की पूछ ली, बच्चे की भी पूछ लें, कोई एफकेसीसी दिया, ओबेसिटी दी हुई है, ये सारी चीजें आपने स्टेप 3 में कंपोनेंट पूरे कर लिए। बाकी हर जगह आपने टीएम में इसको लगाना था, टाइम ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी, कितने विजिट, स्टेरॉइड, आईवी आयरन और अल्ट्रासाउंड, ये आपके मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी नेहा क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट वाज अबाउट हिस्ट्री। एग्जामिनेशन पे क्या देखना है? टारगेटेड एग्जामिनेशन पे पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट है, रेगुलर है, वॉल्यूम कैसा है, रिदम कैसी है, डिलेज तो नहीं आ रहे। ठीक है, रेडियो रेडियल डिले, रेडियो फेमरल डिले, ये ना आईबीएम का टॉक्स में आया हुआ है डिले। आप लोग भी ध्यान करें, मैंने इसको डिलेस को ऐड कर दिया है वैसे वॉल्यूम 2 में उसकी के। चलें, बाकी आप टेम्परेचर देख लेंगे तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जैकलेट में जॉन्डिस, एनीमिया, साइनोसिस, सेंट्रल है, पेरिफेरल है, यूजुअली कार्डिक में सेंट्रल इंपॉर्टेंट होता है। क्लबिंग, स्प्लिंटर हेमरेजेस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में लिम्फ नोड्स, एडीमा इंपॉर्टेंट है हार्ट फेलियर के लिए। ठीक है, और बाकी बीएमआई एग्रावेट कर देगा या इन इटसेल्फ रिस्क फैक्टर है। न्यूट्रिशनल स्टेटस आ गया, एनीमिया एग्रावेट कर देता है, एनीमिया कार्डिक डिजीज को। जेबीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेंटल हाइजीन अगेन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए। ब्रेस्ट कोई खास रोल नहीं है जैसे आप जीपी में करते हो। टेस्ट ऑस्कल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट फेलियर रूल आउट करना होता है। लेस लाइकली आपके एग्जाम में हार्ट फेलियर के साथ आए, बट सिग्निफिकेंट है, टारगेटेड एग्जाम है, तो इसलिए मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई स्कार है, पिक्स बीट कहाँ जा रही है, डिफॉर्मिटी तो नहीं है, पैल्पिटेशन पे, ये बहुत डिटेल हो जाएगा, इसको छोड़ दो, जो आपके डोमेन में नहीं आता। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो सीवीएस में प्लीज उस पर टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि 10 मिनट के जीपी में आपने पूरा जीपी करना है, ओनली सीवीएस नहीं करना। आपको कोई प्रॉब्लम, स्कार नजर आता है, आपको कोई मरमर नजर आता है, पीछे मत पड़ जाएं कि ये डायस्टोलिक है, मिड्स या सिस्टोलिक है। आप बस ये बोलें कि S1 S2 प्लस एडेड साउंड। एग्जामिनर पूछे व्हाट काइंड ऑफ एडेड साउंड, तो आप ऑनसेट से तुक्का मार लें कि चाइल्डहुड है, रोमैटिक होगा, एमएस है तो मिड डायस्टोलिक मरमर होगा बस। ठीक है, और जब भी मरमर देखें तो कैरोटिड पे जरूर हाथ रखें। बाकी डिटेल में मत जाएं, नो नीड टू डू डिटेल्स, वो मैं बता चुकी हूँ। प्रोलैप्स हालांकि हमारी मुसीबत बनती है, हम तब भी पॉप क्यों नहीं करते एग्जाम में कि टाइम नहीं है, तो थायराइड और सीवीएस में भी टाइम नहीं है बच्चों। ओके, तो ये एग्जामिनेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन कौन से मांगने चाहिए? कार्डिक पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन पे आ जाओ। मैडम एक बताती हूँ मैं भी। पहले तो ये दवाइयाँ देख लो, ये दवाइयाँ अगर किसी मरीज के पास हैं तो समझ लो कि दिल का मसला है। ठीक है, लो प्रेशर, कार्बिडोल, हिमोलोल और इंडरॉल और टेनॉर्मिन। ठीक है, और साथ में वो कोई लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, तो जरूर देख लें। जैसे हिस्ट्री लेने जाते हो वार्ड में, तो वो आपको सबसे पहले दवाइयाँ दिखाती है, चेक कराती है अपनी। ठीक है, बाकी दवाइयाँ भी यही हैं, इंडरॉल, टेनॉर्मिन। मुझे एक्चुअली मेरे राउंड के दौरान पेशेंट ने मुझे दवाइयाँ दी, तो मेरे प्रोफेसर ने कहा था इसको क्या मसला है, तो मुझे नहीं समझ आया उस वक्त। तो मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, इस पे भी हो जाती है।
और फिर मैंने बाद में जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने काफी क्वेश्चन सुने ऐसे, जैसे किसी ने बोला कि डीवर्म कराऊंगी, तो एग्जामिनर ने बोला किससे डीवर्म कराऊंगी, क्या ब्रांड नेम है, क्या साल्ट है उसमें, कितनी स्ट्रेंथ है, कैसे खाने को दोगी। तो ये भी हो जाता है। तो दवाइयों पे भी तवज्जो दें आप कि कितने की आती है दवाई, क्या ब्रांड नेम है। ठीक है। अभी रिसेंट में पास्ट केसेस अपडेट कर रही थी लाइब्रेरी में, उसमें एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि लैक्टेशन सप्रेशन पे क्या करना चाहिए। और लैक्टेशन सप्रेशन, अभी लैक्टेशन स्टार्ट नहीं हुई तो क्या करना है, और एक फुल्ली डेवलप्ड पेशेंट है जिसका जो ब्रेस्ट फीड करवा रही थी बच्चे को 4 डे पे एडोनेटल डेथ होगी, उसकी सप्रेशन में क्या मसला है कंपेयर टू दैट सप्रेशन जो डे 0 पे करनी थी। अब यू आर अपेयरिंग इन कंसल्टेंट एग्जाम और आप इस बात का जवाब ना दे पाओ तो कितनी बुरी बात है। अब आप बताओ सारे। दवाइयों को देखना है, ठीक है। जो कॉमन बातें होती है ना वाइवा में, वो ज्यादा डिस्कस की जाती हैं, क्लिनिकल साइंस, स्मार्ट अप्रोच। थ्योरी पे थ्योरेटिकल बातें जो हैं वो इतनी बात नहीं होती, क्योंकि उस पे आपकी असेसमेंट थ्योरी और टॉक्स में ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो क्लिनिकल वाइवा में आपकी जो असेसमेंट होती है वो पेशेंट अप्रोच, कम्युनिकेशन, हाउ क्विक यू आर इन मेकिंग डायग्नोसिस, ठीक है, और पेशेंट रिलेटेड मैनेजमेंट बनाने के काबिल हो या थ्योरी बेस्ड बना सकते हो, जस्ट ये चीजें जज होती हैं। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन का क्या होती हैं, इसकी बेसिक तो आप सबको पता है ना, हमने कर ली थी। स्पेसिफिक बता दें कार्डियक की। ईसीजी, इको, ठीक है, ओके। चेस्ट एक्सरे, प्रेग्नेंट है बहन? प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं करवाना, ठीक है स्पाइसा, ओके। और ईसीजी एको, ड्रग शीट, मैम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स if she is taking diuretics। इफ शिफ्ट नहीं, कार्डियक है तो मांग ही लो, क्योंकि बाकी चीजें भी पोटेशियम कैल्शियम के साथ ही प्ले कर रही होती हैं। और रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, गुड। बस आई थिंक यही होती हैं। कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो उसमें सीरम बायोकेमिस्ट्री ऐड कर दें, और थायराइड है तो टीएफटीज ऐड हो गए, कार्डिक है तो इको या ईसीजी ऐड हो गई, ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ईसीजी पे क्या मिलेगा, हाउ यू विल रीड ईसीजी, ठीक है। आपने पास केसेस में देखेंगे प्रॉपर वाइवा होगा ईसीजी पे, कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है, कैसे साइनस रिदम निकालना है, व्हाट इज पीआर इंटरवल। तो ये बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजों पे ना माफी नहीं होती, इसीलिए अलग से मुझे बेसिक वाइवा सेशन बनाना पड़ा है। इको पे क्या देखते हो और कौन सी सर्टेन कंडीशंस हैं कि उसमें कैसी इको मिलेगी। वैसे ओवरऑल इको पे तो आपको पता ही है, इजेक्शन फ्रैक्शन देख ली है ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देख ली, कोई वेल्वुलर इन्वॉल्वमेंट है वो देख ली, हमारे लिए बस काफी है, ठीक है, जो हमने डिसीजन लेने हैं। बाकी अगर पेशेंट एमएस का है या एओर्टिक प्रॉब्लम का है तो उसका एरिया भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल कितनी होती है ये भी आपको आनी चाहिए। और एग्जाम में आप ये नहीं कह सकते मुझे इको दे दें, आपने बोल रहे हैं मैडम मुझे इको दे दें फॉर इजेक्शन फ्रैक्शन, फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड एनी एविडेंस ऑफ वेल्वुलर लीजन। और अगर वेल्वुलर लीजन पॉजिटिव है तो यू आर बाउंड टू आस्क द साइज एज वेल, ठीक है। प्रीवियस कंसल्टेशन से हमें अंदाजा हो जाएगा कि कंप्लायंस है अच्छी, क्या चल रहा है इसका रिकॉर्ड किया तो साइज कैसे था, ठीक है। ड्रग शीट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, बीटा ब्लॉकर ले रही है नहीं ले रही है, अब बीटा ब्लॉकर भी ले रही है और टेकोलिसिस भी कर दो, एगोनिस्ट भी दे दो, बुरी बात होती है फिर, तो ये इनकी भी रेलेवेंस है। मैक्सलफेट दे दो, और टेकोलिसिस इन इटसेल्फ कार्डियक पेशेंट में जो है वो सेफ नहीं होती। ओके, फिर चूंकि ड्रग्स खा रही है तो फिर इंटरप्ले भी है, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड इश्यूज और मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है।
हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है कार्डियक पेशेंट में समटाइम, तो इसलिए भी एलएफटीज की सिग्निफिकेंस है। आरएफटीज एक्सक्रीट करती है और समटाइम हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम हो गई है तो आरएफटीज भी इन्वॉल्व होते हैं। बाकी बच्चे के लिए क्या चाहिए? बच्चे के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए? ग्रोथ स्कैन और एको। डेटिंग, एनॉमली और ग्रोथ स्कैन। और एको क्यों बोला भाई आपने? एको कब कराएंगे? एनॉमली स्कैन पे प्रॉब्लम है तब एको कराएंगे, एंटी नकल थिकनेस खराब आ रही है तब कराएंगे, माँ को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है तब कराते हैं, अदरवाइज हम नहीं कराते हर बच्चे की इको, ठीक है। और अगर ग्रोथ स्कैन तो कराते हैं, कार्डियक में इनमें आईयूजीआर होता है, लेकिन इनका हर एक का डोपलर नहीं होता। अगर ग्रोथ स्कैन इनका पॉजिटिव है, उस पर जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही, तब हम डोपलर करवाते हैं, ठीक है। अगर जेस्टेशनल एज 30 वीक से आगे जा रही है तो फिर सीटीजी हो गया, आईयूजीआर कंफर्म हो गई तो फिर बायोफिजिकल प्रोफाइल हो गया, ठीक है, और एफकेसीसी हो गया। तो ये जनरल इन्वेस्टिगेशन होती है कार्डियक पेशेंट की। बाकी कार्डियक पेशेंट की मैनेजमेंट, इसका केस कैसे आता है एग्जाम में, इंशाल्लाह वी विल डू दिस इन आवर एडवांस वाइवा सेशन। बट इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कार्डियक पेशेंट को अप्रोच कैसे करना चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बच्चों पूछ लो। बाकी फिर डायबिटीज यार कल कर लेंगे, डायबिटीज रह गया, जॉन्डिस रह गया, ठीक है, कल कर लेंगे। मेरा ये स्क्रीनशॉट तो भेजिएगा सब। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये डॉक्टर हीरा, जी जी हाइपरथायराइड में ईसीजी की इंडिकेशन मतलब बिल्कुल अगर बिल्कुल कोई है, साइनस टैकीकार्डिया करा अच्छा, देता है, हार्ट फेलियर करा देता है, और तो हमने हर हाइपरथायराइड में मांगनी है प्रेग्नेंट जो है? बिल्कुल मांगनी है, यूथायराइड में ओके नहीं मैम, मांगते, हाइपरथायराइड में जरूर मांगनी है। ओके पैल्पिटेशन नहीं होती, फिर आप देखोगे नहीं पीआर इंटरवल। ठीक। डॉक्टर हीरा, मैं ये अच्छा पूछना चाह रही थी, एक जी पेशेंट एडिनोमायोसिस और फाइब्राइड यूट्रस दोनों के साथ है प्रेजेंटेशन। उसका म्यूकोजल फाइब्राइड है और लार्जेस्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है, बाकी इससे छोटे हैं, और एज 41 है, एंड शी वांट टू कंजर्व हर यूट्रस। एक मिनट मुझे जस्ट इसको राइट डाउन करने दो। हाँ 41 है और यूट्रस उसको चाहिए अपनी, और उसको मसला क्या है? एचएमबी। हाँ जी, एचएमबी है और डिस्मेनोरिया है साथ, तो और वो फाइब्राइड कितना है? स्कैन पे सबम्यूकोजल 5 सेंटीमीटर। सबम्यूकोजल जो लार्जेस्ट 5 सेंटीमीटर का है, और उसके अलावा 2-3 और हैं जो छोटे हैं, चलो 2 और सेंटीमीटर साथ का हो गया, 3 का हो एडिनोमायोसिस है। गया, एडिनो भी है, और शी डोंट वांट एक्चुअली एनी काइंड ऑफ सर्जरी, या सिर्फ वो ये नहीं चाहती कि मेरी नहीं, हिस्टेक्टमी कर सिर्फ दो? हिस्टेक्टमी नहीं चाहती। तो ये तो बहुत सिंपल है, मैनेज करो इसको, कौन करेगा? मैडम 5 सेंटीमीटर का तो हिस्टेरोस्कोपिक भी जो है वो नहीं प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। और भाई इसको एडिनोमायोसिस भी साथ में है। मारीना मैम रखेंगे। मायोमेक्टमी मैडम, मायोमेक्टमी कर देंगे। मारीना 5 सेंटीमीटर के फाइब्राइड तो कौन रख रहा है? नहीं मैम, और वो हम मायोमेक्टमी कैविटी को भी मायोमेक्टमी करके फिर एडिनोमायोसिस में क्या करोगे? हम पेशेंट बाद अगर में उसको हिस्टेक्टमी नहीं मारीना कराना चाहती तो फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा ना इसके लिए। सोचो। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। देखो लेकिन एडिनोमायोसिस में तो वो वर्क ही नहीं करता। लिसन एडिनोमायोसिस में स्टिल इट कैन वर्क एनीवे, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। पेशेंट से ना आपने हमेशा स्टेप वाइज रहना है, आप उसे उसकी ना मैम severity of विश anemia पूछिए। नहीं, विश तो बता दी उसने, ठीक है। आप देखे कंप्लाइंस अच्छी है नहीं, एनीमिया कितना सवेयर है। अगर प्रॉब्लम ही सिर्फ एनीमिया है और डिस्मेनोरिया है तो मेडिकल मैनेजमेंट है। क्या फाइब्राइड में मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, फेल है? ओसीपीज देंगे। यस यू कैन,
आप हार्मोनल नाल हार्मोनल को मिक्स करके दो, ओसीपी देने से बल्कि ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसको। ठीक है, मैडम अगर ओसीपी से फाइब्राइड का साइज छोटा हो जाए, ज्यादा नहीं होता, छोटा भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता, उतना ही रहेगा। हाँ जी, मेरा ख्याल है इसको आप, इसकी प्रेजेंटेशन सिर्फ एचएमबी है, तो एचएमबी और विद एडेनोमाइसिस मेडिकल ट्रीटमेंट से इसको लेके चलें। हाँ, फिर मेडिकल मैनेजमेंट भी फेल हो जाती है, तब उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम इसको ट्रीट करेंगे, बट मैडम मेडिकल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड तो है, लेकिन मैक्सिमम कितना टाइम फिर वो यूज कर सकते हैं? टिल मेनोपॉज, टिल मेनोपॉज। इतना लंबा टाइम ले सकते हैं? क्यों, मतलब कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो ले सकती है सीओसीज, लोग यूज नहीं करते कॉन्ट्रासेप्शन, थ्रू आउट ईयर रिप्रोडक्टिव ईयर इस्तेमाल कर लेते हैं। आप डाइन थोड़ी ना खिला रहे हो उसको, डाइन नहीं देते ना पीसीओ में 3 मंथ्स तक, लेकिन ओसीपी से दे सकते हैं आप। कहाँ लिखा हुआ 3 महीने बाद ओसीपी बंद कर? एडिनो में भी एक्चुअली ओसीपी का इतना इफेक्टिव रोल है, फर्स्ट लाइन है विद मायरिना। मैं होती ना, मैं इस पेशेंट से ऑब्वियसली डिस्कस करती, एचएमपी का प्रॉपर टेम्पलेट या स्टेप 1 2 3 पे लेके जाती, और मुझे पता चलता कि पेशेंट नहीं जाती हिस्टेक्टमी, तो फिर मायोमेक्टमी में भी जो कि कॉम्प्लिकेशन है हिस्टेक्टमी, तो मैं अवॉइड करती। और फॉर ओनली मेनोरेजिया अगर फाइब्राइड की वजह से है तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ही इसकी जो है वो लैडर ट्रीटमेंट लैडर स्टार्ट होती है। ऐसा फाइब्राइड जिसका साइज ज्यादा होता है जैसे कि 14 वीक्स ऑनवर्ड, उसमें लेस लाइकली है कि मेडिकल मैनेजमेंट लॉन्गर टाइम के लिए रिस्पॉन्ड करे, उसमें हम सर्जरी का सोचते हैं, बट 5 सेंटीमीटर पे नहीं। ठीक है, हम इसको बता देंगे कि आप चूंकि चाहती हैं कि आपकी सर्जरी ना हो, यूट्रस ना हो, तो हम आपको असेस कर लेंगे आफ्टर एवरी 3 मंथ्स मेडिसिन देके, अगर ठीक है हो जाता है सही है, अदरवाइज फिर हम इसको हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड निकालेंगे। हमारे पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास आप करवाना चाहती हैं तो हम आपको ओपन लेप्रोटमी कर देंगे, हम तब निकाल देंगे। इसमें इतना रिस्क होता है इवन देन हिस्टेक्टमी करने का। अगर आप रेफर होना चाहती हैं तो फिर हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बेहतरीन तरीका है, हम आपको रेफर कर देंगे। मैडम 5 सेंटीमीटर पे तो हिस्टेरोस्कोपी पे वो डॉक्टर लतीफ में चेक करवाया था, उन्होंने भी इनका 5 सेंटीमीटर अपर लिमिट है हिस्टेरोस्कोपी की, नहीं अपर लिमिट है, मैक्सिमम ये फिगर 2 में आता है ना फाइब्राइड, आप कर सकते हो आफ्टर गिविंग जीएनआरएच, लेकिन जीएनआरएच देना तो रिकमेंडेड होता है 5 सेंटीमीटर के फाइब्राइड में। तो हम कौन सा कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। आप जितने भी लोग हो, आप अगर कहोगे मैं स्टेथोस्कोपी निकालूंगी तो स्टेथोस्कोपिक गाइडेड निकालूंगी, तो एग्जामिनर ने तो प्रेसेस्कोपी के पीछे पड़ जाना है, क्योंकि सबको पता है गवर्नमेंट सेटअप में इतनी अवेलेबल नहीं है, फिर कितना फ्लूइड कितना प्रेशर, फिर तो वाई ड्रैग हो जाएगा। जो चीज आती नहीं है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दो कि मैडम नहीं करते, हम नहीं अवेलेबल। ठीक है, डॉक्टर हीरा, मैंने ओपीडी में सेम केस देखा था, 41 ईयर, मैरिड फॉर 1 ईयर, नली पेरेस और फाइब्राइड यूट्रस, 20 वीक साइज मैस था पर एब्डोमेन, और स्कैन पे फाइब्राइड यूट्रस और बायलेटरल एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। पेशेंट जो है वो कंसीव भी करना चाह रही है, और जो है वो पेशेंट का जो मेन कंप्लेंट थी वो डिस्मिनोरिया और पेन लोअर एब्डोमेन की थी। तो मैम मुझे बहुत डिफिकल्ट केस लग रहा था, अगर ऐसा केस एग्जाम में आ जाए तो हम उसका क्या करेंगे? 41 है, एक तो 41 जी है, मैम, दूसरा जी 20 मैम, वीक है, तीसरा जी मैम, बायलेटरल एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी थी मैम उसकी उनकी। ओके ओके, तो कोई बात क्या नहीं, करेंगे? आपने क्या आप क्या करेंगे इसके साथ, आप बताओ। मैम ऐसे पेशेंट में तो एडिशंस और वो भी चांसेस ज्यादा होते हैं ना, मतलब हम ओपन करें और सब जैम पैक हो तो वो भी होगा, क्योंकि मेरे हाँ, एग्जाम में भी ऐसा ही पेशेंट था, ओपन क्लोज सर्जरी मैम उसकी हुई थी, और उसको गट एडिशंस की वजह से प्राइवेट किसी ने ओपन किया और उसको ना गंगाराम भेज दिया था, और गंगाराम से फिर वो एग्जाम में आई हुई थी सायरा पोस्ट ऑपरेशन। लिसन 41 पे कोई ऐसी चीज है कि आपको अब ओपन करना ही ना पड़े, उससे पहले ही उसको घर भेज दो स्कूल से काउंसिल करा के, कुछ नहीं हो सकता। जी 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 मैम, यही मैं पूछना चाह रही थी कि हम मतलब उनको उसको मतलब पेशेंट को ये बता के स्टेप कि वाइज देखें, स्टेप वाइज जीएनआरएच भी तो दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं देने, मेरी बात सुन लो, स्टेप वाइज रहें। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी
आपने ओवुलेशन चेक कर लिया है, हस्बैंड से एनालिसिस पहले सबसे पहले हस्बैंड को देखा, इसकी ओवुलेशन देखी, इसका FSH AMH FSH करवाना अगर वैसे मोटे सिम्टम्स है, ठीक है। अगर PCO नहीं है तो फिर FSH ना कराएं, AMH करा लें। और अगर AMH ही खराब है तो फिर उसे बता दें, लेस लाइकली है, क्योंकि सर्जरी करने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, हम IVF नहीं कर सकते, AMH अब इस काबिल ही नहीं है, ठीक है। दूसरा लेट्स सपोज 41 है, ओवुलेशन भी हो रही है, ठीक है इसकी, और हस्बैंड भी ठीक है इसका, और AMH भी इसका जो है वो बेहतर है कंपैरेटिवली, हालांकि 41 पे लेस लाइकली है बेहतर हो, बट मान लें चलें केस को बढ़ाने के लिए कि AMH भी ठीक आ गया, तो फिर आपने इसका क्या करना है, 20 वीक का फाइब्राइड आपने निकालना है, ठीक है। आपने एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को जितना भी आप ओवेरियन टिश्यू को प्रिजर्व रख सकती हैं आपने रखना है, और आपने इसका IVF करना है, और तो कोई बात ही नहीं हो सकती बायोलैटरल एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में, स्टेज 4 है, ठीक है। अब एक और प्लान B होता है, आपने मायोमेक्टमी कर दी है, ट्यूब्स इफ पेटेंट, ठीक है, और एंडोमेट्रियोमा का साइज अगर 4 सेंटीमीटर या इससे कम है तो आप इसकी इंडक्शन कर सकते हैं। ओके मैम, उससे पहले CT करवाने की जरूरत तो नहीं है एडिशंस देखने के लिए? CT या MRI मतलब इंडिकेशन है कोई ऐसे पेशेंट में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। MRI कराते हैं एडिशंस देखने के लिए, वो भी एडवांस ओवेरियन कैंसर में, जब मल्टीपल स्ट्रोमास का नजर हमें हो कि मल्टीपल स्ट्रोमास बन सकते हैं, प्लेन्स देखने के लिए कि कट के साथ चिपकी हुई है, ब्लैडर के साथ चिपकी हुई है, तो इस सिचुएशन में हम फिर जाते ही नहीं है, मल्टीपल स्ट्रोमास बनाने से बहुत बेहतर है न्यूएडजुवेंट कीमोथेरेपी देते। और मैम जैसे मेरे एग्जाम में पेशेंट ओपन क्लोज हो के मतलब उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं की थी, प्राइवेट किसी क्लिनिक पे उन्होंने खोला पेशेंट को, और गट अडेरेंट दे के नोट्स में तो पेशेंट को गंगाराम रेफर किया हुआ था, तो मुझसे एग्जामिनर ने पूछा था कि आप और कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, तो मैंने कहा था कि मैं पेशेंट का CT करा के एडिशंस वैल्यूएट करेंगे तो उसके बाद हम प्लान करेंगे। CT तो के फिर सीटी से मुझे एडिशंस होती हैं, नहीं एडिशंस के लिए कोई बेहतर इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज MRI, वो टिश्यू प्लेन्स को बताती है, CT कहाँ से बताती है? CT का जो रोल है वो डिस्टेंट मेट्स में है, वो भी ओवेरियन सेम है, एंडोमेट्रियल में, ठीक है, या है सर्वाइकल या है एडिशंस, इसमें कोई रोल है, चाहे PID के एडिशंस, इसमें कोई रोल है ना, वो MRI का है, उसके बाद CT विद कंट्रास्ट का है। ओके मैम। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम? मैंने फिर वो ये बताया कि मैं सर्जरी प्लान करूंगी, तो फिर मुझे एग्जामिनर ने कहा था तुम तो उसकी गट फाट होगी, और तुम उसके दरमियान में बेल बच गई थी, तो क्या करना चाहिए बाद में, सोचा नहीं आके? मैम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना चाहिए था ना। देखो एंडोमेट्रियोमा ही है ना, एंडोमेट्रियोसिस ही है ना। जी 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 ठीक है, एंड उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, मतलब जो उसका मेन फोकस है, पेन है, ब्लीडिंग, इरेगुलर PV ब्लीडिंग 1 ईयर से थी, और उसको पेन लोअर एब्डोमेन की कंप्लेन थी और मैस एब्डोमेन था उनका भी, और मुझे स्कैन फाइंडिंग उन्होंने दी थी फाइब्राइड यूट्रस, और साथ में बायोलेटेड एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स थी उस पेशेंट की भी, तो लेकिन पेशेंट मुझे बताएं कि चाहे स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस है, अगर कंसर्न फर्टिलिटी नहीं है तो प्लान तो मैनेजमेंट मेडिकल होना चाहिए, मेडिकल मैनेजमेंट होना चाहिए ना, ठीक है। ठीक, जो पेन को एड्रेस करता है ना, वो एंडोमेट्रियोसिस कर रहा है, फाइब्राइड का जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन है वो पेन कराना नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस का है। एंडोमेट्रियोसिस आपने मेडिकल ट्रीटमेंट दी, वो चुप करके बैठ गई। 20 वीक के फाइब्राइड इतने पेशेंट को होते हैं, सारी उम्र लेके चलती हैं, कुछ भी नहीं होता, मोस्ट कॉमन ट्यूमर है ये। ओके जरूर आपने उस बिनाइन ट्यूमर को छेड़ना है, सर्जरी करके निकालना है, ठीक है मैम। देखिए एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी की सिर्फ एक इंडिकेशन है, या तो मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई है, या उसको बच्चा चाहिए, स्टेज 3 या 4 है, अदरवाइज नहीं करते। ओके चलो कल मिलते हैं डायबिटीज और जॉन्डिस में, ठीक है। जज़ाकल्लाह मैम। मैम अल्लाह हाफिज़।